फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही हैं नए संसद परिसर की तरफ। दोस्तों, जब भी नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, पर्टिकुलरली लोकसभा की बात की जाए, तो उसके बाद में जब फर्स्ट सेशन होता है ना, तो उसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद में एमपीज को ओथ दिलाई जाती है और नए जो स्पीकर होते हैं उनका इलेक्शन होता है। तो ये सारा काम जो मोर और लेस देखा जाए तो कल की डेट में हो चुका था। जैसे कि आपको पता है, लोकसभा के नए स्पीकर एक बार फिर से ओम बिरला जी को ही कंटिन्यू कराया गया है नए स्पीकर के तौर पे। साथ ही साथ अभी की बात करें तो आज के दिन जैसे ही नए स्पीकर अपॉइंट हो गए, उनका इलेक्शन हो गया, तो उसके बाद में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, और उस जॉइंट सेशन को फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करते हैं। अब इस एड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करते हैं। तो ऐसे में इनके स्पीच में जो भी बातें बोली गई है वो गवर्नमेंट का अपने आप में एक एजेंडा है। ये स्पीच एक डायरेक्शन शो करता है कि हाँ भाई, किस दिशा में गवर्नमेंट आने वाले पूरे एक साल में, या हम कहें कि 2024 के साल में गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस देने वाली है। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान रखते हुए हमें एक बार ये स्पीच को एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर हम न्यूज तो डिस्कस करेंगे ही, इसके अलावा आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में भी पता पड़ेगा, कन्वेंशंस के बारे में भी पता पड़ेगा, और क्या क्या की टेक्स हैं हमारे लिए, जो कि मोर और लेस हमारी एग्जाम में भी हेल्प कर जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में भी हेल्प कर जाएंगे। और लास्ट में फिर आपको एक एमसीक्यू दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले तो देखो, अपनी स्पीच की शुरुआत प्रेसिडेंट साहब ने की थी, कंग्रेचुलेशंस टू एनडीए। फिर उसके बाद में ये कहा कि देखो, गवर्नमेंट जो है वो 2 टर्म कंप्लीट करके और तीसरे टर्म के लिए जब आई है, तो इसका मतलब लोगों ने अपना विश्वास जो है वो सरकार के अंदर दर्शाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम पूरी डिटेल देखेंगे। उससे पहले पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर्स अभी कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जो कि मोर और लेस आपका जो प्रतिज्ञा दिवस था उसके मौके पर अनाउंस किए गए, जिसमें आप संकल्प 2.0 इंग्लिश और हिंदी, प्रहार 2.0 इंग्लिश एंड हिंदी, टाइटन 4.0, प्रहार 3.0, प्रहार 3.0 दैट मींस हिंदी इंग्लिश, दोनों के ऊपर आप देख सकते हो ओवरऑल कितना डिस्काउंट चल रहा है। सिमिलरली आप प्रारंभ कोर्स के लिए आप जा सकते हो, अगर 2027 के लिए एनरोल करते हो तो भी आपको अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और प्रारंभ 2027 के साथ साथ में बीए डिग्री प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहो तो भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है। दैट मींस डिग्री प्लस आपकी जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन है वो साथ साथ चलती जाएगी। तो ये सोने पर सुहागे वाला ऑफर है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या फिर कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमें देखना है। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर क्या प्रोविजंस है वो देखते हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव्स की जब बात आती है तो हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर प्रेसिडेंट के नाम पर एक्सरसाइज होती है, और प्रेसिडेंट जब भी कोई काम करते हैं तो उनको एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड की जाती है। और ये सारा प्रोसेस हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख भी चुके हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब कभी भी नई पार्लियामेंट या नई लोकसभा का इलेक्शन होता है और उसके बाद में प्रॉपर सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन दिया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेस के पूरे मेंबर्स को एक साथ बुला करके और फिर बाद में अपना एड्रेस देते हैं, अपना स्पीच देते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 87 है ना, ये कहता है कि 2 ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं मतलब उनके सामने स्पीच देते हैं। एक तो होता है कि जब नए अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद में जब पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट सेशन जब चलता है नई लोकसभा का, एक तो उस टाइम पर, और दूसरा जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसकी शुरुआत में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और उसमें फिर स्पीच दिया जाता है। अब फर्स्ट सेशन हर साल कौन सा होता है जी? बजट सेशन। तो बजट सेशन की शुरुआत भी ज्वाइंट सिटिंग से ही होती है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। ये 2 ऐसे प्रोविजंस हैं या 2 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। इसके अलावा जब भी प्रेसिडेंट अपना स्पीच देते हैं ज्वाइंट सेशन में, तो उसमें क्या बोलते हैं भाई? सीधी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर अगर वो स्पीच दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज के बारे में, अपकमिंग ईयर में क्या काम करने वाली है,
क्या एजेंडा है, किस दिशा में गवर्नमेंट काम करेगी, वो सारा एक ब्यौरा वहां से मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आर्टिकल 87 की बात आती है तो उसमें पहले प्रोविजन था एवरी सेशन का, बट उस एवरी सेशन वाले प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया था ना 1951 में, उसमें एवरी सेशन को हटा करके फर्स्ट सेशन कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद में पहला सेशन, और हर साल का जो पहला जो सेशन बुलाया जाएगा जिसे हम बजट सेशन बोलते हैं, उस टाइम पर आप देखोगे कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे, जहां पर लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ बैठे रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जॉइंट सिटिंग के कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि मान लो कोई नॉर्मल या फिर जनरल लॉ है, कोई भी है ना, बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, तो राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर होती है जब हम नॉर्मल या ऑर्डिनरी लॉज की बात करें। तो वहां पर अगर राज्यसभा कुछ एक बात को यस कहे और लोकसभा कुछ दूसरी बात को यस कहे, मतलब बिल पारित नहीं हो पा रहा, डेडलॉक आ गया दोनों के बीच में, तो उस डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए जॉइंट सेशन का प्रोविजन है आपके यहां पर। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये ऑर्डिनरी लॉज के लिए ही है, ठीक है ना, जॉइंट सिटिंग की बात है। जॉइंट सेशन को एड्रेस प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 87 के आधार पर, बट जब डेडलॉक आ जाए राज्यसभा लोकसभा में, तब आर्टिकल 110 और आर्टिकल 368, 110 तो क्या कहता है मनी बिल के बारे में, और आर्टिकल 368 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के बारे में, तो इनमें तो कहीं पर भी जॉइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता। बट अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, कोई साधारण कानून है, तब आर्टिकल 108 के आधार पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेस की एक साथ। ध्यान रखें, जॉइंट सिटिंग को बुलाने के ऑर्डर डिक्लेयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जब जॉइंट सेशन चलता है तो उसको प्रिजाइड कौन करता है, ठीक है, चेयर पे कौन बैठता है। देखो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोकसभा के स्पीकर हैं वो बैठते हैं, अगर लोकसभा स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठेंगे, और वो भी अगर एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बैठेंगे। तो यहां पर आप सोचोगे कि यहां पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों मिसिंग है, देखो वो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, और यहां पर हमें चाहिए इलेक्टेड इंडिविजुअल जो कि मेंबर हो पार्लियामेंट का। तो ये तीनों की तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इस चक्कर में इन्हीं को यहां पर पावर दी हुई है कि आप ही जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्पीच में किन मुद्दों पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपनी बातें कही गई। सबसे पहले तो उन्होंने डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने की बात की, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, 25 जून 1975 को हमें पता है कि इमरजेंसी लगा दी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो उस टाइम कर जो काम हुए थे उनको एक डार्क चैप्टर के तौर पे देखा जाता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, तो ये चीज रिकॉल कर दी गई। साथ ही साथ ये बताया कि पार्लियामेंट में पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है ऑपोजिशन का, बट डिसरप्ट ना करे पार्लियामेंट को। इसका मतलब एक कंड्यूसिव माहौल बना करके रखा जाए कि हाँ जी ऑपोजिशन एक हेल्दी काम कर रहे हैं, एक ये बात कह दी। दूसरा, फिर पेपर लीक की बात पे, जब जैसा कि आपको पता है एनटीए के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी जो भी कल्प्रिट यहां पर मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड हो, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार बिल्कुल सख्त है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक यूनियन बजट, अब आपको पता है कि अभी जो बजट सेशन गया था आपका फरवरी मार्च में, तो उसमें आप क्या देखते हो कि वो इंटरिम बजट था, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे। अब जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो गए, नई सरकार आ गई, तो अब सरकार फिर से बजट लेकर के आएगी जो कि आने वाले पूरे, आप कह सकते हो कि जो बचा हुआ समय है, नेक्स्ट जो बजट आएगा आपका 2024-25 का, उससे पहले का जो 25-26 का, तो उससे पहले का जो है वो आपका मोर और लेस इस यूनियन बजट के आधार पर काम होगा, जिसमें फोकस किया जा रहा है रिफॉर्म्स को ज्यादा प्रमोट करना और ग्रोथ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड ये बजट बताया जा रहा है। फिर आ जाओ सिटीजनशिप को लेकर के भी इन्होंने अपने स्पीच में कहा, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर नोटिफाई करके अब इंप्लीमेंटेशन में ला दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारी फैमिलीज, पर्टिकुलरली हम उन फैमिलीज की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, ठीक है, या को नॉन मुस्लिम्स को, जिनको वहां से एक्सोडस का सामना करना पड़ा, उनको निकाला गया, उनको यहां पर सिटीजनशिप देने से रिलेटेड ये लॉ है। तो ऐसे में जिन फैमिलीज को सिटीजनशिप मिल गई उनकी वेलफेयर के लिए काम करने का
बात यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मणिपुर वाला मुद्दा हाईलाइटेड है। वो बात सही है कि मणिपुर की बात को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से नहीं मेंशन किया, बट पॉइंट ये है कि किसी भी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए पूरा एफर्ट करेंगे, डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, और वहां पर जो अफ्स्पा एक्ट लागू है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958, तो उसको हम धीरे धीरे अब खत्म भी कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को बजटरी एलोकेशन भी बढ़ा दिया है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें नॉर्थ ईस्ट गेटवे का काम करता है, तो वहां पर हम और ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। फिर इसके अलावा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन कश्मीर, आपको पता है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद में एक अलग ही माहौल था कि कश्मीर के लोग पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कैसा क्या रहेगा। बट इस इलेक्शन की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन का ये सिंबल दिखाता है कि वहां पर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। ये अपने आप में हमारे जो एडवर्सरीज हैं, दुश्मन है, उनको भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया है कश्मीर की जनता ने। आ जाओ फिर 7वें पॉइंट पे, रिफॉर्म्स इन आर्म फोर्सेस। देखो, दो तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं और इंडियन ओशन में भी दुश्मनों की हलचल बढ़ रही है, तो हमें कॉम्बैट रेडी बन के रहना है। हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार बूस्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट भी हमने बहुत अच्छे से अभी इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर 18 गुना बढ़ा है। और टोटल अमाउंट की बात करें तो लगभग 21,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है। फिर आ जाओ इंडियन इकोनॉमी की, तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रिंसिपल पे काम कर रही है इकोनॉमी, जो कि मोर और लेस कंटिन्यूअस करेगी, जिसके चलते कोरोना जैसी बीमारियां खत्म हो गई और बहुत सारा इकोनॉमी में डेंट भी आया। उसके बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और 11वें नंबर से हम 5वें पे आ गए, और अब हमारा टारगेट है 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना। फिर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है कि स्टोरेज फैसिलिटी हमारे यहाँ पर बहुत कम है, लॉजिस्टिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना, एमएसपी वाले मुद्दे पर बहुत अटेंशन पे करना, और दुनिया में वर्ल्ड ओवर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो बोला हम इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, और हमारे फार्मर्स भी इस चीज को बिल्कुल रेडी हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, हम इस पे काम करेंगे और कर भी रहे हैं। इसके अलावा वुमेन्स एम्पावरमेंट, आपको पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके ऊपर आपको पता है काफी क्वेश्चन भी आया था आपके प्रीलिम्स में, है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर बात बोली गई कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए एफर्टफुल हैं और रहेंगे। तो इस तरीके से हम मेजर 10 पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी जान लिए, की हाइलाइट्स भी जान ली। अब लास्ट में आपसे ये PYQ है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, ये ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है आपको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।